गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हुए मैंने इससे पहले भी चैप्टर नंबर 9 पे वीडियोस अपलोड कर रखी है। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज शुरू करते हैं रिएक्शन से। जी हाँ स्टूडेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स किस तरह के दो चेंजेस में इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होती है केमिकल चेंज। तो जिन बच्चों के पास इस समय एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक फिजिकल चेंज क्या होता है? एक फिजिकल चेंज बेसिकली रिफर करता है जहां पर आपकी किसी भी शेप में चेंज आए या फिर कोई मैटर में चेंज आए तो उसे कहते हैं हम फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ब्रेकेज नहीं होती बॉन्ड्स की। यहाँ पर नॉर्मली फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, जिसे हम देखते हैं सबसे पहले शेप, तो शेप चेंज होती है जहां पर उसे कहते हैं हम फिजिकल रिएक्शन। जहां पर हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारी आइस मेल्ट्स होती है वाटर में, तो आइस क्या है आपके पास? एक सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है बर्फ, और वाटर जो है पानी है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से वाटर जब वेपर में बन जाता है, यानी कि वाटर आपके पास लिक्विड हुआ, वेपर आपके पास गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो वाटर जब भाप के रूप में बन जाता है तो ये होता है हमारे पास फिजिकल प्रोसेसेस। दूसरी तरफ अगर केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और बॉन्ड ब्रेक होना ही केमिकल रिएक्शन नहीं होते, उसके बदले न्यू बॉन्ड्स भी तो बनेंगे। तो जो न्यू बॉन्ड्स बनते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय, इस रिएक्शन के समय, उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि फिजिकल रिएक्शन में जहां पर आपके पास शेप में चेंज आए या फिर मैटर में चेंज आए तो वो होगी फिजिकल रिएक्शन का इंडिकेशन। और जो केमिकल रिएक्शन है उसमें ब्रेकेज होगी बॉन्ड की, आपके न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे रिएक्टेंट से, उसे कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ एग्जांपल देखते हुए, बिकॉज बायोलॉजी विदाउट एग्जांपल इज जस्ट लाइक कि आपको कोई भी कंटेंट क्लियरली समझ ही नहीं आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऐसे एग्जांपल हम 10th क्लास में भी रिवाइज कर चुके हैं। आपके पास बैरियम हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 है। यहाँ पर आपके पास बैरियम हाइड्रोक्साइड जो है और H2SO4 है। कमेंट करके जल्दी बताइए ये दोनों क्या है। ये दोनों है हमारे पास रिएक्टेंट, राइट? क्योंकि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर होता है जिससे बीच में हमें रिएक्शन करानी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जब यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, जितने भी कंडीशन देनी होती है वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं, राइट? ये एरो जो आपकी मिडल में बना होता है, एंड इसी के साथ जो आपके पास रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। उसे कहते हैं प्रोडक्ट, राइट? तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपके पास? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये एक आपके पास इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इसे क्यों कहा गया है? इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ देखो बच्चे, दो चीजें होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है वो चीजें, वो रिएक्शंस जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है ना वो ज्यादा होगी रिएक्शन एंड प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी कि पूरी केमिकल इक्वेशन में जहां पर आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो एलिमेंट्स कम यूज हो रहे हैं उसे कहेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर ब्रेकेज हुई है बॉन्ड की, कि आपके पास बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड था OH वो बाद में H2O के साथ रिमूव हो गया, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट का जो SO4 था वो किसके साथ जुड़ गया? वो जुड़ गया आके बैरियम के साथ, राइट? तो जो आपको प्रोडक्ट में दिखा दिया बैरियम सल्फेट, तो इसलिए इसे कहा गया है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है हमारे पास स्टार्च का ग्लूकोज के अंदर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, इसको वर्ड्स में आपकी बुक में इसलिए रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो काफी लॉन्ग होती है जिसका इस चैप्टर में अभी कोई यूज नहीं है, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्च का जब ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है उस रिएक्शन को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आप सभी को पता है, उसमें आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे कहा गया ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज हो रही है बॉन्ड की और नए प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। इसलिए दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं स्टूडेंट्स, ताकि जितना भी अभी तक हमने समझा है उसको एक शॉर्ट में आप एनालाइज कर सको। तो आपके पास दो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी, एक पढ़ी हमने इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, जो आपके सामने एग्जांपल दिखाया गया है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होकर जो हाइड्रोजन सल्फेट का सल्फेट था SO4, वो बैरियम के साथ जुड़कर बैरियम सल्फेट यानी कि एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, जिसमें आधी प्रॉपर्टीज बैरियम की होगी और आधी प्रॉपर्टीज सल्फेट की होगी। राइट, यही होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल आपको बताया, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रेट। रेट का मतलब क्या होता है? जब भी रेट माइंड में आता है वर्ड, हमें समझ आ जाता है कि इसका लिंक टाइम से जरूर होगा, बिकॉज रेट इज समथिंग जिसके नीचे हमारे पास अपॉन में टाइम जरूर आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, जो अभी हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ा, वो क्या होता है, उसके रेट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में समझिए तो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस के टाइम कितनी जल्दी कंज्यूम करते हैं ये रिएक्शंस कंप्लीट होने के लिए, वो कहलाते हैं हमारे पास रेट। रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है एक यूनिट टाइम में। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऊपर एंड टाइम नीचे, दिस इज समथिंग वी कॉल्ड रेट। रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर हम उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें। डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दे मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास रेट रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? डेल्टा पी एंड डेल्टा टी। डेल्टा पी का भी मतलब आपको पता है, डेल्टा टी का भी मतलब पता है, यानी कि स्मॉल चेंज। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन प्रोडक्ट एंड स्मॉल चेंज इन टाइम। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ आपके सामने कि इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। रेट को हम वेलोसिटी, यहाँ पर स्लैश डाल के हम वी वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर अगर हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया हो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि इस तरह से हम किसी भी वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन को एरो से। राइट, तो ये बताता है कि रिएक्शन LHS से RHS की तरफ हुई है या फिर RHS से LHS की तरफ हुई है, बिकॉज क्योंकि हमारी जो रिएक्शन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी बन सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड में भी बन सकते हैं, ब्रेकेज भी तो होती है। तो यहाँ पर यही चीज समझाई गई है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रेट्स ऑफ अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर रेट जो होता है फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेसेस का, वो टेम्परेचर से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। यानी कि इन दोनों केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस के बीच में जो रेट डिटरमाइन कर रहा है, वो टेम्परेचर, उस पर टेम्परेचर का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। एक जनरल रूल समझते हैं, दैट इज रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ। इसको हम वर्ड्स में समझते हैं। वर्ड्स में कैसे समझेंगे? आई होप आपको ये डायरेक्शन वाला तो क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। एज पर योर एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि जो रेट है अगर डबल हुआ, यानी कि मान के चलो कि आपके पास ये रेट है दैट इज आर, ठीक है, और रेट का डबल होना, रेट का डबल होना मतलब रेट का स्क्वायर कर दूं, बात एक ही है, रेट डबल, या फिर मतलब कि और लगाया एंड डिक्रीजेस बाय हाफ, यानी कि रेट अगर आधा कम हो जाए, ठीक है, रेट को आधा कम कर देते, तो यही होता है डिक्रीजेस बाय हाफ, r/2 एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। अगर हम रेट को डबल कर दे, अगर हम रेट को आधा कर दे, तो हर रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही हो, यहाँ पर देखते हैं अगर हम, हमारी कोई रिएक्शन है, रिएक्शन से आपके पास प्रोडक्ट बन रहा हो, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या फिर वो फिजिकल रिएक्शन ही क्यों ना हो, तो वहां पर आपका जब रेट का स्क्वायर डबल हो जाता है या फिर हाफ हो जाता है, जो चेंज आएगा टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस,
10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज आएगा अगर आपका रेट डबल हो जाए या फिर हाफ हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपके लॉजिक लगाना होता है कि अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या फिर वो इस डायरेक्शन में हो, तो आपके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा आ सकता है कि ऑप्शन में आपका रेट हाफ हो जाता है, रेट डबल हो जाता है, रेट ट्रिपल हो जाता है, या डी ऑप्शन आ सकता है आपको कि बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन योर एनसीईआरटी, जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, जिसमें आपको लॉजिक लगाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है थर्ड वन, कि एक इंपॉर्टेंट थंब रूल यही है कि जैसे ही रेट डबल होगा या फिर डिक्रीज होगा तो चेंज आएगा टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस। क्यों आएगा, बिकॉज सेकंड पॉइंट में यही मेंशन किया गया कि जो भी रेट होता है उसमें टेम्परेचर का काफी इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ जो केटलाइज रिएक्शन होती है वो प्रोसीड करती है बहुत ही हाई रेट से एज कंपेयर टू द अनकेटलाइज्ड वन। यानी कि आपके पास अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में अगर हम एंजाइम डाल दें तो वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू द अनकेटलाइज्ड वन। तो अगर हम किसी रिएक्शन में कोई एंजाइम डाल देते हैं तो उसे कैटलाइज रिएक्शन कहते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो हाई रेट पे उसको कैटलाइज करते हैं एज कंपेयर टू द अनकेटलाइज रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है हमारे पास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें कोई एंजाइम नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम ये रिएक्शन जो होगी बहुत ही स्लो होगी, जहां पर आपके पास H2CO3 के बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सिर्फ 1 घंटे में। ठीक है, तो H2CO3 के बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि 200 1 घंटे में। हाउएवर जैसे ही हम इसमें रिएक्शन में एंजाइम डालेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में अगर हम एंजाइम डालेंगे, इसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो रिएक्शन की स्पीड जो होगी काफी तेजी से बढ़ जाएगी, जिसे कहेंगे 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनने लग जाएंगे हर सेकेंड्स में। सो सी द डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। अगर हम एंजाइम नहीं डालते तो इतनी स्लो हो जाती है कि सिर्फ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एंड जब हम एंजाइम डालते हैं, एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो ये एंजाइम का नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनने लग जाते हैं। तो एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट। तो 10 मिलियन टाइम्स जो है एंजाइम डालने से किसी की रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस कि आपके पास, लुक एट द डायग्राम, लुक एट द पिक्चर, एंजाइम है और उसकी एक एक्टिव साइट होती है और एक सबस्ट्रेट होता है जिसपे आकर वो जुड़ते हैं। तो एंजाइम के लगने से ये रिएक्शन जुड़नी, यानी कि एक्टिव साइट पर किस तरह से सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, वो इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो एक ही टाइम पे 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है वो आकर जुड़ जाते हैं और रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं। रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे और ज्यादा मात्रा में बनेंगी। इसी के साथ देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो कैटलाइज करते हैं एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या फिर फिजिकल रिएक्शन हो, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को चूज कर लेते हैं और क्या करते हैं, यूनिकली परफॉर्म करते हैं। यानी कि आपके सामने रिएक्शन 1 है और रिएक्शन 2 है, तो एक रिएक्शन पे एक एंजाइम होगा और दूसरी रिएक्शन पे दूसरा एंजाइम होगा, और इस तरह से वो एक यूनिक तरह से बॉन्ड बनाते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप्स इज कैटलाइज्ड, वो या तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है या फिर डिफरेंट एंजाइम से कैरी आउट होती है, और उसे कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे जो हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे इन सिंपल वर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है, ग्लूकोज से लेके 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, तो ये जल्दी से एग्जांपल कमेंट में जल्दी से लिख सकते हैं आप कि कौन सी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है आपके पास ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जैसे आपको दिखाई दे रही है वैसी नहीं है, ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इट इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे, ये मेटाबॉलिक पाथवे है। तो मेटाबॉलिक पाथवे से आपके मन में आ जाना चाहिए कि एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में बन रहा है 10 स्टेप्स में,
10 डिफरेंट एंजाइम्स के साथ। इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा बच्चों कि 10 स्टेप्स में बनती है और 10 डिफरेंट एंजाइम्स में। यू कैन सी इन द चैप्टर नंबर 14 में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बहुत बड़ी रिएक्शन होती है 10 स्टेप्स की, और इसमें काफी सारे एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जल्दी जल्दी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड इसे कहते हैं हम मेटाबॉलिक पाथवे। इसी के साथ एट द स्टेज यू शुड नो कि मेटाबॉलिक पाथवे जो होती है उसमें रिएक्शंस होती है जिसमें एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम चले कि हमारी स्केलेटल मसल्स जो होती है उसमें एनारोबिक कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। ये सभी बच्चों को पता है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी उसमें एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड बनता है। और यीस्ट में जब फर्मेंटेशन होती है तो सेम पाथवे को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास, इथेनॉल या फिर अल्कोहल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इन आर वर्ड्स, हम अपने वर्ड्स में एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है, जिसमें क्या होता है एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। तो आपके पास क्या है, स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स है आपके पास, और इधर है आपके पास एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो हमारा प्रोडक्ट है। सेकंड देखते हैं एरोबिक कंडीशन के अंदर, यानी कि हमने एरो पे लिख दिया कि ये एरोबिक कंडीशन है। एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है, और उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज ऑफ यीस्ट, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारी सिंपल से लैंग्वेज में ये तीनों रिएक्शन को हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। आप वीडियो पॉज करके इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में रिएक्शंस को देखते हैं जो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को कंप्लीट करते जाते हैं, एक या एक से ज्यादा रिएक्शंस के साथ, एंजाइम्स के साथ कंप्लीट होती है हमारी रिएक्शंस। Hence, in different condition, different products possible हो सकते हैं। जैसे ही हमने थोड़ा सा कंडीशन में चेंज किया, उसका प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। How do enzyme bring about such high rate of chemical conversion? किस तरह से ये जो एंजाइम होते हैं इस इतनी फास्ट कर देते केमिकल कन्वर्जन्स को, किस तरह से केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर जहां आपके पास 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 1 घंटे में, वहां 1 सेकेंड में 600 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। उसको समझते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस हमें पता होना चाहिए एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि किस तरह से काम करके वो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो हमने ये तो जरूर पढ़ लिया कि एक्टिव साइट क्या होता है, आप सभी ने पढ़ लिया होगा, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्टिव साइट के बारे में समझा रखा है। फिर से समझते हैं, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज इस वीडियो के बाद वीडियोस देख सकते हैं मेरी। और यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्टिव साइट क्या होता है। मान लो आपके पास ये टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं, मान लो आपके पास ये जो है पॉकेट्स बने होते हैं, पॉकेट्स कहते हैं इन्हें, और यहाँ पर एक जगह होती है, इन पॉकेट्स में कोई भी एक जगह होती है जहां पर आपको एक्टिव साइट देखने को मिलेगी। सपोज करो जो मैं रेड फिल कर रही हूँ दैट इज द एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट होती है जहां पर एंजाइम्स होते हैं एक्टिवली एक्ट करते हैं, समझ गए। तो ये होती है एक्टिव साइट। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन यहाँ पर रिएक्शन होती है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो केमिकल जिसको प्रोडक्ट में बदलना होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। मान लो आपके पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ये आर का मतलब होता है रिएक्टेंट, और इस पे एरो लगकर कंडीशंस लगती है, और फिर यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा प्रोडक्ट। यही होते हैं हर रिएक्शन में, रिएक्टेंट होता है तभी वो ब्रेक होकर केमिकल रिएक्शन में टूटकर कंडीशंस के अंदर क्या बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, राइट। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो केमिकल है जो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, अब यहाँ पर कौन हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, दैट इज आर रिएक्टेंट। तो इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट, इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। Hence enzymes, that is proteins with 3-dimensional structures including an active site, convert a substrate S into a product P। यानी कि वो प्रोटीन मतलब जो मैंने अभी साइड में रफ डायग्राम बनाया है, या इसकी जो एक्टिव साइट है जो आपको दिखाई गई है रेड वन मार्क्ड, उसको कहते हैं एक्टिव साइट।
जो क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम S इज इक्वल टू P। तो हमने बस R की जगह S को रिप्लेस किया है, S इज इक्वल टू P, यानी कि S से सबस्ट्रेट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, अब हम पिक्चर में देख लेते हैं कि किस तरह से अब समझाया गया। रफली आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि एक्टिव साइट क्या होता है और किस तरह से सबस्ट्रेट बनता है। तो यहाँ पर आपके पास ब्लू वन में सबस्ट्रेट दिखाया गया है और एंजाइम दिखाए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर एंजाइम की, मान लो एंजाइम है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही होते हैं। तो इस जगह पर मान लो कि आपके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट है। ये एक्टिव साइट जो है इसके साथ रिएक्ट करेगी सबस्ट्रेट के साथ, और एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्टिव साइट पे जाकर ये जुड़ जाएंगे, सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गए और फिर बाद में ब्रेक होकर ये क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो इस तरह से एंजाइम्स जो है केमिकल कन्वर्जन में वर्क करते हैं कि किस तरह से वो आपस में एक दूसरे को तोड़ देते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। The substrate S has to bind the enzyme as its active site within a given cleft or pocket। तो जो substrate S होता है, as हमने अभी डायग्राम में देखा, तो वो क्या करता है, एक्टिव साइट पे किसी तरह से जुड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया E+S, यहाँ पर E का मतलब होता है एंजाइम और S का मतलब होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास ये एंजाइम है, ठीक है, और इसकी कुछ एक्टिव साइट्स है। इस एक्टिव साइट पे आकर ये जो सबस्ट्रेट आपको दिख रहे हैं, ये सबस्ट्रेट आकर आप जुड़ जाते हैं, देखो यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है। तो जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बनाने के बाद ये क्या करते हैं, फिर इनमें रिएक्शन होती है फटाफट से, प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाता है, एंजाइम भी अलग हो जाता है और क्या बनता है, E+P। और फिर इसके बाद एक और स्टेप जोड़ लेते हैं हम, E+P के बाद हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बचता है। क्यों प्रोडक्ट बचता है, क्योंकि एंजाइम जो है सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट में इनका कोई रोल नहीं होता। आते हैं, हेल्प करते हैं रिएक्शन में जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने में एंड फिर से चले जाते हैं। और हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो जो सबस्ट्रेट है उसको बाइंड करना होता है एक्टिव साइट पे, एक पॉकेट होते हैं, क्लेफ्ट होते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था रफ डायग्राम में। और अब आपको ये जो क्लियरली वर्ड्स में लिखा है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि अब आपने पिक्चर देख लिया है। पिक्चर से बायोलॉजी बहुत ही आसान हो जाती है बच्चों। तो जो सबस्ट्रेट है वो डिफ्यूज हो जाता है एक्टिव साइट की तरफ, देयर इज thus an obligatory formation of ES complex। अभी हमने मिडल वाला देखा, ES complex बन गया। E स्टैंड करता है एंजाइम के लिए, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई इसे कहते हैं ट्रांजिएंट फिनोमिना। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट फिनोमिना भी कहते हैं। ड्यूरिंग द स्टेट, जब सबस्ट्रेट बाउंड हो जाता है एक्टिव साइट से, तो सबस्ट्रेट को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट में प्रेजेंट है वो। और बहुत जल्दी क्या होता है, ये ब्रेन ब्रेन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, सॉरी वो कंप्लीट हो जाते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग, और फिर प्रोडक्ट जो है रिलीज हो जाता है एक्टिव साइट से। यानी कि आपके पास E+P कॉम्प्लेक्स बनने के बाद लास्ट में प्रोडक्ट बच जाता है, एंजाइम चला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर होते हैं सबस्ट्रेट का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक प्रोडक्ट में, ठीक है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो गया। ये जो पाथवे हुआ, ये जो रास्ता था, ये जो रिएक्शन हुई, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर जो आपको नीचे ग्राफ में भी रिप्रेजेंट की गई है। दे कुड बी मैनी एल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स भी हो सकते हैं। स्टेबल सबस्ट्रेट्स एंड स्टेबल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं कुछ कंडीशंस में। जो स्टेबिलिटी होती है, एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और द स्टेटस की, वो यहाँ पर आपको रिलेट करके शो की गई है। दैट इज क्या है आपके पास जो आपके पास एक्स एक्सिस है उसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और जो आपके पास वाई एक्सिस है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक होता है आपके पास सबस्ट्रेट, ठीक है, जो आपके पास एकदम स्ट्रेट अवे जाता है जब एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन होती है एनर्जी की, और एक होती है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है। एक होते हैं विद एंजाइम के साथ और एक होते हैं विदाउट एंजाइम के साथ। इसको फिर अच्छे से क्लियर से समझते हैं। और जो इनके बीच का जो गैप आते हैं ना बच्चों, एक विद एंजाइम के साथ और एक विदाउट एंजाइम के साथ, उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी स्टेट, यानी कि E और S का जो स्टेट अभी हमने देखा था पिक्चर में, दैट इज समथिंग कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट,
ठीक है, और इस तरह से आपको ग्राफ बनाना होता है। तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट को, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेशन, जो एक ट्रांजिशन स्टेट में किस तरह से प्रोग्रेशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आपने दो चीजें यहाँ पर नोटिस की होगी, क्या है वो दो चीजें? द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। हमने एस एंड पी के बीच में एनर्जी लेवल डिफरेंस देखा था। अगर P लो होगा तो S जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर P यानी कि प्रोडक्ट जो होगा हमारी लोअर स्टेट में प्रेजेंट होगा तो जो S है, जो हमारे पास रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है। द एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, एस जो होता है वो ग्रेटर होता है पी से। तो एस जो है सबस्ट्रेट जो है वो ग्रेटर होता है पी से, यानी कि प्रोडक्ट से इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें एस जो होता है वो हमारे पास स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू पी। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्मॉलर हुआ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर हमारा हाइयर हुआ तो प्रोडक्ट की यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास होगी। तो इस कंटेंट में हम कंटेंट में क्या कहते हैं कि जो डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी कंटेंट में एस और पी में ट्रांजिशन स्टेट, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एंजाइम जो है वो इवेंचुअली ब्रिंग डाउन कर देता है इस एनर्जी को, ताकि एस और पी के बीच में ट्रांजिशन जो है बहुत आसानी से हो जाए। तो फिर से हम ग्राफ में देख लेते हैं एक बारी कि आपके पास सबसे पहले रिप्रेजेंट किया गया कि वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करिए, और जो एक्स एक्सिस है वो रिएक्शन में कितना प्रोग्रेस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपका जो एस है वो P से कम है, राइट? तो P से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ज्यादा होता है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो बीच का आपको रिप्रेजेंट किया गया है उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, क्या नेचर है जो एंजाइम हमारे पास एक्शन कर रहे हैं। ईच एंजाइम, एंजाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से, सबस्ट्रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से। वो बाइंड होता है, हाईली रिएक्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद वो डिसोसिएट हो जाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर बताए तो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ आकर जुड़ जाता है, रिएक्शन होती है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर एक कैटालिटिक स्टेप होता है जिसमें क्या होता है, जो एंजाइम है प्रोडक्ट से जुड़कर अलग हो जाता है, और लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following step। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर जो जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया वो सारा वर्ड्स में क्लैरिफाई किया गया है कि पहला जो है सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम से, यानी कि आपके पास एंजाइम जो है ई वो आकर एस से जुड़ जाता है। ठीक है, एंजाइम जो है वो एस से आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एंजाइम एस से आकर जुड़ जाता है जैसे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आपके पास ये है सबस्ट्रेट और ये है एक्टिव साइट, यहाँ आकर जुड़ गया और ये आपके पास ES कॉम्प्लेक्स बना दिया। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टरेट शेप, उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और इसमें क्या होगा, पूरा फिट होने के लिए टाइटली वो क्या करेगा, एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, जिससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हमारी शेप में। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जो भी हमारी एक्टिव साइट होगी एंजाइम की, यानी कि यहाँ पर एक्टिव साइट ये थी। ठीक है, तो जो एक्टिव साइट होगी हमारी एंजाइम की वो थोड़ा और क्लोज आ जाती है सबस्ट्रेट के, ब्रेक करती केमिकल बॉन्ड को सबस्ट्रेट के साथ और एक नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसी के साथ जो फोर्थ पॉइंट है लास्ट वन, दैट इज द एंजाइम रिलीज कर देते हैं प्रोडक्ट को, रिएक्शन जो भी जिसमें भी रिएक्शन हो रही है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। फिर ये एंजाइम जो होता है रेडी हो जाता है अपने आप को दूसरे रिएक्शन या दूसरे मॉलिक्यूल में बाइंड अप होने के लिए, और एक कैटालिटिक साइकिल दोबारा से रिपीट होती रहती है। तो इस तरह से एक छोटी सी बात में अगर हम समझे तो पहले आपके पास एंजाइम आकर सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर रिएक्शन और फास्ट होने के लिए कंडीशंस लगाते हैं और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंड धीरे धीरे करके एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को छोड़कर चला जाता है किसी और रिएक्शन में एंजाइम बनने के लिए, और इस तरह से केमिकल जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही कि किस तरह से हमारे पास
एंजाइम काम करते हैं और रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। अब हर बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये आंसर पता होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।